और आर्थिक बचत के महत्वपूर्ण प्रभाव। नया सवेरा के प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। पताका चाय, गजब का स्वाद, और जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। नमस्कार, एक और नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तीवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी आंचल। शुक्रिया कृतिका। और तमाम बड़ी खबरों की अगर बात करें तो बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां संदेश खाली का जो गुनहगार है शाहजहां शेख, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। तो हम मान सकते हैं कि जो पीड़ित महिलाएं जो लगातार आंदोलन कर रही थी, उनकी एक बहुत बड़ी जीत है। इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स लगातार आ रही हैं जो हम आपसे साझा करेंगे। और बिल्कुल इस खबर पर तो नजर हमारी लगातार बनी ही रहेगी, ताजा अपडेट भी लेंगे, लेकिन साथ ही देश दुनिया की तमाम खबरों पर भी अगले 1 घंटे हम नजर डालेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं सुर्खियों की। 55 दिन बाद आखिर पकड़ा गया तृणमूल का बाहुबली नेता शाहजहां शेख। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद देर रात बंगाल पुलिस ने संदेश खाली से सटे सरबेरिया के कुंजीपारा से किया गिरफ्तार। मीना खान इलाके से गिरफ्तार किया और बशीरहाट कोर्ट ले जाया गया मीना खान। भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिलकर करेंगे मॉरिशस के अगलेगा द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ। नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का भी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश को देंगे 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास प्रोजेक्ट की सौगात। विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के तहत शुरू होंगी अनेक परियोजनाएं। विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता के लिए 22 देशों ने किया आवेदन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ग्लोबल साउथ के नेता के तौर पर भारत करेगा समर्थन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आज सीबीआई ने दिल्ली में गवाही के लिए बुलाया। 2019 में दर्ज खनन से जुड़े एक मामले में दर्ज होंगे बयान। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम आज से 3 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर। यूपी में चुनावी तैयारियों की करेगी समीक्षा। और खेल की खबरों में एशियाई एज ग्रुप चैंपियनशिप में भारतीय तैराकों का शानदार प्रदर्शन। तीसरे दिन भारत ने 2 स्वर्ण पदक सहित कुल 8 पदकों पर जमाया कब्जा। तो नया सवेरा में देखते हैं देश भर से जुड़ी पहले कुछ खास खबरें। और बिल्कुल देश भर की खबरों में सबसे पहले अहम खबर की बात कर लेते हैं, जिस पर इस वक्त लगातार चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता और संदेश खाली कांड का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी उत्तर 24 परगना के मीना खान इलाके से हुई है, जहां आपको बता दें कि 55 दिनों से पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद में अब आज सुबह उसकी गिरफ्तारी हुई। जानकारी के मुताबिक पुलिस उसे लेकर सुबह करीब 5 बजे बशीरहाट में पुलिस लॉकअप में लेकर पहुंची है, जहां शाहजहां शेख को आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त बशीरहाट कोर्ट के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 5 जनवरी से लगातार फरार चल रहा था शाहजहां शेख, और इस वक्त बशीरहाट कोर्ट के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां पर आपको बता दें कि अब आज उसे पेश किया जाएगा। बाहुबली टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न का मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख। पिछले लंबे समय से करीब 55 दिनों से लापता था और ईडी की टीम साथ ही पुलिस की टीम लगातार उसकी तलाश कर रही थी। फिलहाल अब जाकर उत्तर 24 परगना से उसकी गिरफ्तारी हुई है।
और अब आज उसे कोर्ट में ले जाया जाएगा, कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा, जिसके बाद में उसको कुछ दिनों की हिरासत में भेजा जाएगा, कोर्ट का जिस तरीके से आदेश रहेगा। तो 5 जनवरी से लगातार शाहजहां शेख लापता चल रहा था, कोई जानकारी उसकी नहीं मिल रही थी, लेकिन अब जाकर उसकी 55 दिनों के बाद में गिरफ्तारी हुई है। या ये भी कहा जा सकता है कि जो महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही थी, आंदोलन कर रही थी इस गिरफ्तारी को लेकर, उनकी एक बड़ी जीत भी इसे कहा जा रहा है, क्योंकि ये महिलाएं लगातार मांग कर रही थी कि शाहजहां शेख को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। साथ ही हाईकोर्ट ने भी कहा कि उसे गिरफ्तार आखिर क्यों नहीं कर पा रही टीमें, कोई भी टीम उसे जाकर जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, और तब जाकर गिरफ्तारी हुई है शाहजहां शेख की। तो शेख को बशीरहाट कोर्ट ले जाया गया है। खास तौर पर अगर देखा जाए सियासी जो करियर रहा है शाहजहां शेख का, और बहुत ज़्यादा हम मान सकते हैं कि प्रॉक्सिमिटी रही है उनकी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री साहिबा के साथ ही साथ ये भी देखना बहुत दिलचस्प रहा कि जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल की, वहां से कई ऐसी सांसद, महिला सांसद हैं, बात करें महुआ मोइत्रा की, बात की जाए नुसरत जहां की, लेकिन किसी ने भी जो तमाम पीड़ित रहे, कृतिका महिलाएं पीड़िता रहीं, उनके दर्द को नहीं सुना। और अब जिस तरह से आंदोलन करता जो ये महिलाएं थीं, उनकी जीत के रूप में हम मान सकते हैं कि जो एक्शन चाहे 55 दिन बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने लिया है, लेकिन अब भी वो सलाखों के पीछे है। तो संदेशखाली मामले में जो शाहजहां शेख है, उनकी गिरफ्तारी पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने कहा कि आज बीजेपी और संदेशखाली की महिलाओं के आंदोलन की वजह से सरकार और ममता बनर्जी शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के लिए बाध्य हुई है। आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की लगातार आंदोलन की वजह से ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने पहले से ही बोला था, मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे, ये शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी। आज हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेशखाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। आंचल हमारे साथ में, प्रसन्नजीत हमारे संवाददाता लगातार सुबह से वो ताजा अपडेट पहुंचा रहे हैं हमारे दर्शकों तक। प्रसन्नजीत, जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है, अब उसके बाद में अब आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखिए, आप दोनों को तो एक बात फिर से कुछ ही देर पहले मैं आंचल का कह रहा था, अभी कह रहे कि नया सवेरा, सचमुच बंगाल के लिए एक नया सवेरा है। इस तरह से 2011 के बाद लोगों को लगने लगा था कि यहाँ पे आंदोलन करने का कोई फायदा नहीं है जी, यहाँ पे सब पूरे शासन प्रशासन बहरा है, यहाँ पे आंदोलन करने का कोई मतलब नहीं है, अंधा भी है और बहरा भी है। लेकिन ये जो आज सुबह सुबह हम लोगों को नया सवेरा ये खबर हमको मिला, तो ये बंगाल के लिए नया सवेरा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि आप महिलाओं के बारे में, महिला मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे थे। ये जो इलाका है, ये इलाका बशीरहाट कंस्टिट्यूएंसी का अंदर है, और वहां पे जो सांसद है नुसरत जहां है, मुझे लगता है कि वो भी महिला है। तो और जिन्होंने कल आखिरकार एक बयान दिए है कि वहां पे धारा 174 लागू है, 144 है, 174 लागू है, इसीलिए मैं नहीं जा रही। तो मैं इसमें, आप अगर इसमें जाएंगे तो बहुत कुछ निकल के आ जाएगा, मैं इसमें जाना नहीं चाहता। प्रसन्नजीत साहब, लेकिन नुसरत जहां का जो पॉलिटिकल करियर है, उसको बनाने में शाहजहां शेख का बहुत बड़ा हाथ है, वो ये कैसे भूल जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि अभी फिल्मों को प्राथमिकता देनी है, तो शायद महिलाओं की वो पीड़ा उन तक नहीं पहुंची। हाँ, आर्थिक रूप में और वोट के रूप में इन महिलाओं को बूथ तक पहुंचने नहीं दिया शेख शाहजहां। ये समझना चाहिए क्यों नुसरत जहां को पीड़ा है कि और संरक्षण है ये शेख शाहजहां के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जिस वोटों से मैं जीती हूं वो उसमें जो लोग वोट नहीं दे पाए उनको बूथ तक नहीं पहुंचने देने के लिए जिम्मेदारी दिया गया था इस शेख शाहजहां जैसे लोगों को और उनकी
जो शागिर्द है, इन सब लोगों को। और इस तरह से गलत वोटिंग पैटर्न के कारण ही ऐसे नुसरत जहां जैसे लोग सांसद बन पाए, इसीलिए पिछले 55 दिनों में नुसरत जहां को हम देख नहीं पाए। ये एक बात है। एक इंफॉर्मेशन हम दे दें कि बताया जा रहा है कि पुलिस आधिकारिक सुप्रीम सरकार जो साउथ बंगाल की जिम्मेदारी में है, वो 9 बजे मीनाखा पुलिस स्टेशन में एक पत्रकार संवाद करेंगे और शायद ये जो गिरफ्तार है, इस गिरफ्तारी का आधिकारिक जो अनाउंसमेंट है, आगे की क्या कार्रवाई है, इसके बारे में बताएंगे। जी प्रसन्नजीत, अगर देखा जाए तो पिछले काफी लंबे समय से ये फरार चल रहा था, उसके बाद में अब जाकर गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी होने के बाद में जब कस्टडी में भेजा जाएगा तो पूछताछ भी होगी और इस पूछताछ में कहीं ना कहीं और भी कई सारे जो टीएमसी के नेता हैं उनके नामों का खुलासा हो सकता है और भी कई सारे टीएमसी के नेताओं के नाम इसमें आ सकते हैं। कृतिका, एक बात बताओ, मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, और इसके बारे में इसीलिए हम अगर आगे से गेस करें तो गलत हो जाएंगे। जी। जब हाईकोर्ट ने बताया कि हमारी तरफ से किसी तरह की कार्रवाई के ऊपर रोक नहीं है, आप गिरफ्तार नहीं किया है, ये आपकी जिम्मेदारी है, जी प्रसन्न जी, उसके तुरंत बाद जो तृणमूल कांग्रेस की जो स्पोक्स पर्सन है, उनकी सोशल मीडिया हैंडल पे हम देख पा रहे हैं। अब सुनाई दे रहा है मेरे ख्याल से? जी जी जी, सुन पा रहे हैं। उसके तुरंत बाद तृणमूल कांग्रेस की एक स्पोक्स पर्सन की सोशल हैंडल पे हम देख रहे हैं कि वहां पे ये बयान है कि अगले 7 दिन में गिरफ्तार हो जाएंगे, और आज उनकी गिरफ्तारी हो गया है। मुझे ये कहना है आप दोनों को कि आप एक बात को समझिए, वो फरार है, इससे मुझे एतराज है। ये जो पिछले 55 दिनों से फरार थे, इस सेंटेंस कानूनी तौर पर ये सेंटेंस तो सही है, ये कहना चाहिए हमें, लेकिन राजनीति की भाषा में अगर बताए, पत्रकारिता की भाषा में बताए, तो पिछले 55 दिनों से वो संरक्षण में थे। बिल्कुल, राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था जी, वो संरक्षण में थे। अब जब कोई रास्ता बचा नहीं है, अब जब इतने दिनों से महिलाओं के आंदोलन इतने जगह, ये पूरे दुनिया को पता चल गया, जब कोर्ट ने बताया कि आप लोगों ने जिस तरह से कोर्ट को झूठा साबित करने में लगे हुए हैं, ये मत करो, ये आप राजनेताओं ने झूठा साबित कर रहे हो, आप वेस्ट बंगाल पुलिस झूठा साबित कर रहे हो। आपको अगर उसको गिरफ्तार करना है तो करिए, आपको रोकना चाहेंगे। मतलब भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी भी फोन लाइन पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अधिकारी साहब सुबह सवेरे जुड़ने के लिए। कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप, और लड़ाई अभी कितनी ज्यादा लंबी है? हालांकि संदेश खाली का जो गुनेगार इस वक्त सलाखों के पीछे है। एक तो देखिए, इसमें कोई हर्षोल्लास करने का ये नहीं है, टाइम नहीं है। ये जो पुलिस किया है, म्यूचुअल अरेस्ट हुआ है। इसका अरेस्ट करने के पहले काल में ट्वीट हैंडल के द्वारा इसका खुलासा कर दिया था। शाहजहां इज अंडर द कस्टडी ऑफ स्टेट पुलिस। एक कब अरेस्ट दिखाएगी, किस तरीके से अरेस्ट दिखाएगी, उसका मामला है। ये अरेस्ट ऑलरेडी था, अभी जो हो रहा है म्यूचुअल। अधिकारी साहब, आप कह रहे हैं कि ये सुनियोजित तरीके से किया गया, की गई गिरफ्तारी है आज? यस, उसको जेल के अंदर 5 स्टार फैसिलिटी मिलेगा और जेल से वो उस एरिया को कंट्रोल करेगा। इस डील के साथ उनको सरेंडर किया और अरेस्ट किया। एक घोटाप है, सेंट्रल एजेंसी को उनको लेना चाहिए, सेंट्रल एजेंसी को उसको पूछताछ करना चाहिए, और उसका साथ इलीगल जो काम है उसका जितना टाइम तक कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलेगा, और उनका जो रैकेट है और भी कुछ आदमी है, सबको उठाना चाहिए। जितना टाइम तक नहीं चलेगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगा। मैं थोड़ी देर बाद संदेशस्थली पहुंच रहा हूं, कोर्ट ने मुझे इजाजत दिया है, और ये लड़ाई जारी रहेगा। ये लड़ाई इतना दिन तक जारी रहेगा जितना दिन तक हम लोग ममता बनर्जी को डेमोक्रेटिक तरीके से उखाड़ ना फेंक। जी शुभेंदु अधिकारी, क्या ये माना जाए कि जब कोर्ट की तरफ से फटकार लगी, उसके बावजूद मजबूरी में आकर के ये गिरफ्तारी की गई है? ऑब्वियसली कोर्ट की भाड़िक और जनता का रोष, ये दो मिला के लोकसभा चुनाव नजदीक है जी, सब मिला के इसमें इसको प्रेशर में मजबूरी से एक गोटा अरेस्ट हुआ है। हम लोग इसका पनिशमेंट का मांग कर रहा हूँ, और सेंट्रल एजेंसी इसको तुरंत लेना चाहिए। ये इनसाइड द कंट्री इलीगल काम नहीं किया,
ये हमारी रेशन का माल फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का जो मोदी जी भेज रहा है, चावल जी सरकार भेज रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हीट सब बांग्लादेश का सातखीरा में ये लोग भेज रहा था, पाचार कर रहा था। और जो रोहिंग्या का बसती खास करके संदेशखाली एरिया में 150 से ज्यादा रोहिंग्या फैमिली को बसाया ये लोग इलीगल तरीके से, ये सब का जांच भी होना चाहिए। ये कॉम्प्लीटली एंटी नेशनल है, इसको छोटा दाऊद है, इसका खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई का मैं मांग कर रहा हूँ। अधिकारी साहब, ऐसी भी बातें सामने आती हैं कि शाहजहां शेख कहीं ना कहीं पूरी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें राजनीतिक संरक्षण हासिल था, कि छोटा बांग्लादेश ही बना दिया जाए पश्चिम बंगाल में। लेकिन अब क्योंकि उनकी गिरफ्तारी है, भले ही सुनियोजित तरीके से है, लेकिन क्या अब ममता बनर्जी सरकार को डरने की जरूरत है? क्योंकि कई ऐसे नाम सामने आ सकते हैं जो उनकी सरकार को मुश्किल में डाल सकते हैं। जरूर निष्पक्ष तरीके से जांच होगा, सेंट्रल एजेंसी इसको लेगा और अच्छा तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा, उसको कस्टडी में रखते हुए तो बहुत सारे खुलासा होगा। वो जो इलीगल तरीके से जो रुपया इकट्ठा किया उसका एक बिग पोर्शन वो टीएमसी का पार्टी में इन्वेस्ट भी किया, कलकत्ता भी भेजा। ये हम लोग का सीधा आरोप है, ये सब को जांच करना चाहिए। और हमारी प्रधानमंत्री अन्न सुरक्षा का जो अनाज वो जिस तरीके से देश का बाहर ये भेजने का काम किया, जिस तरीके से हमारी मातृशक्ति दीदी बहन के ऊपर अत्याचार किया, अवर्णनीय अत्याचार किया, ये सब खत्म होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अधिकारी साहब, अभी भाजपा किस तरह से अपने आंदोलन को और धार देगी? क्योंकि जिस तरह से गिरफ्तारी अभी हुई है, लेकिन अभी भी आगे का जो रास्ता है वो कठिन है, क्योंकि इन्हें जिस तरह से भाई के रूप में पश्चिम बंगाल में जाना जाता था, लेकिन भाई वाला कोई काम नहीं किया। इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा तो नहीं की, बल्कि हम मान सकते हैं कि उनके खिलाफ या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो घिनौना कृत्य उन्होंने किया है, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी की गई है। ना मैं तो बताया ना, आपका पास भी जानकारी है, सबका पास। ये म्यूचुअल अरेस्ट मजबूरी से किया है। हमारी लड़ाई जारी रहेगा। मैं कुछ देर बाद 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा हमारी जेलियाखाली एरिया, संदेशखाली में रिमोट एरिया। पिछले 3 हफ्ता किसी को उस एरिया में घुसने नहीं दिया, मैं आज घुसूंगा, कोर्ट का ऑर्डर लेकर ही घुसूंगा। जनता का साथ भाजपा है, हम लोग मोदी जी का सिपाही है, हम लोग मरते दम तक जनता का सेवा करूंगा। साथ ही साथ ये भी सामने आया था अधिकारी साहब की जो तमाम पीड़ित थे, जब उन्होंने अपनी आप बीती पुलिस को सुनाई, उनसे डरा धमका कर बयान बदलने के लिए कहा गया, तो इसमें सेंट्रल एजेंसी का रोल बहुत अहम हो जाएगा, ताकि निष्पक्ष तरीके से अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित किया जाए उन तमाम पीड़ितों के लिए और उन्हें जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक तौर पर न्याय मिले। अधिकारी साहब, हाँ ये तो सही बात है। यहाँ का पुलिस टीएमसी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ का डीजीपी खुद कैंडिडेट है, शारदा केस में फरार हो गया था डीजीपी राजीव कुमार, इसलिए इसका पुलिस कोई न्याय दिलाएगा ये उम्मीद करना ठीक नहीं होगा। ये बुआ भतीजा का इशारा में यहाँ का पुलिस काम कर रहा है, काम करेगी ये जितना टाइम तक ममता जी चेयर में रहेगी। इसलिए इसको निष्पक्ष एजेंसी का, सेंट्रल एजेंसी का माध्यम से ही इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। चाहे तो कोर्ट भी मॉनिटरिंग कर सकता है, हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कोई एजेंसी का काम में इंटरफेयर भी नहीं करता। कोर्ट मॉनिटरिंग भी हो जाना चाहिए। वो शाहजहां शेख के खिलाफ बीजेपी की 3 कार्यकर्ता का मर्डर का केस भी कोर्ट में चल रहा है, उसका लड़ाई भी चल रहा है, उसको चार्जशीट से नाम निकाल दिया गया है। और शाहजहां शेख खुद नहीं, उनका 2 भाई सिराजुद्दीन आलमगीर और टीएमसी का लीडर, पंचायत का लीडर जियारुद्दीन मोल्ला, ये लोग भी अत्याचारी है, भू माफिया है, ये लोग भी इस रैकेट का साथ जुड़ा हुआ है। इस सब को कानून के अंदर लाने का मांग हमारी है। ठीक है, नमस्कार जी। बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु अधिकारी साहब इन तमाम अहम जानकारियों को और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो साफ तौर पर जिस तरह से हम अगर इन दोनों पक्षों को समझने की कोशिश करें, यानी जिस तरह से प्रसन्नजीत भी कह रहे थे और शुभेंदु अधिकारी भी कह रहे थे जो कि भाजपा नेता, उन्होंने कहा कि 55 दिन बाद पश्चिम बंगाल पुलिस जागी है, लेकिन अधिकारी साहब का यह मानना है कि ये सुनियोजित तरीके से किया गया और अभी भी बंगाल में
जो भाजपा है उसकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल। आंदोलन जारी रहेगा। अभी वो कुछ ही देर में वहां पहुंचने भी वाले हैं 10 बजे के आसपास, जिसका जिक्र वो कर रहे थे। और अभी पीड़ितों को न्याय मिलने के लिए सेंट्रल एजेंसी का रोल कितना अहम हो जाएगा, इस पर भी करेंगे बात। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। नया सवेरा में कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए इस बड़ी खबर के साथ। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ले घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 14 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार OTP बेस्ड eKYC से, या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में फरार TMC नेता शाहजहां शेख को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद में अब आज प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए भी उसे बुलाया है। ईडी ने बंगाल राशन वितरण घोटाला मामले में ईडी ने शाहजहां शेख को तलब किया है, जहां ईडी का कहना है कि पश्चिम बंगाल के राशन वितरण घोटाले में करीब 10,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। इस मामले में ईडी ने सबसे पहले बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को गिरफ्तार किया था और बाद में TMC नेता शाहजहां शेख और बनगांव नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन शंकर आद्या की भी मिली भगत जो है वो सामने आई थी। हालांकि अब इसी सिलसिले में 5 जनवरी को ईडी की टीम जब शाहजहां शेख के आवास पर छापा मारने के लिए पहुंची थी, तो वहां पर कुछ लोगों ने ईडी की टीम, उसके अधिकारियों पर भी हमला कर दिया था। प्रसन्नजीत लगातार हमारे साथ जुड़े। प्रसन्नजीत, जिस मामले में ईडी की लिए पेशी है आज संदेश खाली के गुनहगार की, वो तो विद PDS का मामला है, लेकिन गिरफ्तारी हुई है संदेश खाली को लेकर। तो कितने मामले इन पर हैं आखिरकार? इनका मामले का गिनती करना तो मुश्किल है। पहली बात यह है, एक बात मैं आपको आंचल, कृतिका, आप दोनों को बता दूं कि पूरे देश को बता दूं कि इसमें आपको क्रोनोलॉजी समझना चाहिए कि पॉलिटिकल नेताओं की बयान क्या है और पुलिस का बयान क्या है। मतलब जो सुकांत मजुमदार और शुभेंदु अधिकारी की तरफ से बताया जा रहा है वो तो आरोप है, लेकिन एक पत्रकार की नाते आपको क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब राजनेताओं ने एजेंडा सेट कर रहे थे कि किस तरह से शाहजहां शेख को बचाया जाए, तुरंत बाद पुलिस उसी एजेंडा को पत्रकारों के सामने रख रहा था। तो ये अगर ये सारे क्रोनोलॉजी को और स्टेटमेंट्स को एक के बाद एक लगाया जाए तो समझ में आ जाएगा, या एक सवाल हम सबके दिमाग में आ जाएगा कि क्यों पहले जो राजनेता ने जो एजेंडा सेट कर रहा है, बाद में पुलिस उसी भान पर क्यों पत्रकारों को समझाने की कोशिश कर रही है कि हाँ ये है वो है, तो गुमराह करना। उस पहले राजनेता ने बताया, पुलिस ने बताया, उसके बाद पत्रकारों को गिरफ्तार करना पहले राजनेताओं ने बताया और उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिर कुछ बाकी नेताओं को गिरफ्तार करना पहले राजनेताओं ने बताया, उसके बाद पुलिस एक्शन में आई। तो ये जो पिछले कई दिनों से संदेश खाली को लेकर हो रहा था, इसमें पुलिस और राजनेता की जो मिली भगत है, इसको इस तरह इसीलिए प्रसन्नजीत, इसीलिए शुभेंदु अधिकारी का कहना था कि भाई
एक सेंट्रल एजेंसी निष्पक्ष तौर पर जांच करे, क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। ये कितना प्रासंगिक है, खास तौर पर अगर हम शाहजहां शेख के इस केस की बात करें जो कि संदेश खाली का मामला है। काफी प्रासंगिक है, क्योंकि मैंने आंचल आपको बता रहा था ना कि कोर्ट से फटकार मिलने के बाद तुरंत तृणमूल कांग्रेस नेताओं की तरफ से सोशल हैंडल पर आ गया कि अगले 7 दिन में गिरफ्तार हो जाएंगे शेख शाहजहां, और अभी आज हमको पता चल रहा है कि शेख शाहजहां गिरफ्तार हो गया। तो मतलब आपको इतना अगर कॉन्फिडेंस था कि 7 दिन में उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो पिछले 55 दिनों से गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल। तो सवाल तो इसी जगह पे है कि मतलब आपको पता था कि वो कहाँ पे है, आपको पता था कि आप 7 दिन के अंदर शाहजहां शेख तक पहुंच पाएंगे। तो अगर इतना कुछ पता था तो क्यों इतना महिलाओं की आंखों की आंसू बहने की जरूरत पड़े? क्यों हम जैसे पत्रकारों पे इतना तेल खर्चा करना पड़ा? क्यों आप इतने पत्रकारों को गिरफ्तार किए? क्यों कोर्ट को संभाल लेना पड़ा? प्रसन्न जी, राजनीतिक दबाव तो खैर था ही, क्योंकि अभी कुछ दिनों 1 या 2 दिन पहले जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है उन्होंने भी पत्र लिखकर कहा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री साहिबा को कि भाई देखिए आपके यहाँ क्या हो रहा है। हालांकि कांग्रेस ने उन पर आड़े हाथों लेते कहा कि भैया आप देखिए आपके राज्य में क्या हो रहा है। यानी क्या मान सकते हैं कि राजनीतिक दबाव था ममता बनर्जी सरकार पर? राजनीतिक दबाव तो था ही पूरे देश से, लेकिन ये डेमोक्रेसी की एक ब्यूटी है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश में डेमोक्रेसी इतना सजीव है कि पूरी तरह से कुछ महिलाओं के आंदोलन के कारण आज शेख शाहजहां को गिरफ्तार करना पड़ा 55 दिन का संरक्षण के बाद भी। लेकिन आप जो कह रही थी, जो पूछ रही थी कि सेंट्रल एजेंसी का क्या यहाँ पे ये होना चाहिए, ये जरूरी है। एकदम सही आप कह रही है कि आने वाले दिनों में वैसे ही तो सेंट्रल एजेंसी को किस तरह से यहाँ पे असहयोगिता किया जाता है, किसी तरह से उनको सहयोग नहीं किया जाता है। लेकिन अगर किसी तरह से सेंट्रल एजेंसी यहाँ पे जिस रेशम मामले पर उनके वहां पे छापामारी किया था और किसी दूसरे मामले पे, अगर जब तक सेंट्रल एजेंसी इसमें अपना कदम ना रख पाए तो बंगाल पुलिस के ऊपर ना संदेश खाली की महिलाओं की कोई भरोसा है, ना पूरे देश के लोगों को भरोसा है, ना बंगाल के लोगों का भरोसा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो जो तृणमूल कांग्रेस के बाहुबली नेता हैं शाहजहां शेख, वो पुलिस हिरासत में है। हालांकि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का मानना है कि इसे सुनियोजित तरीके से किया गया, इसलिए सेंट्रल एजेंसी की निष्पक्षता से वो इस पूरे मामले की जांच करे ताकि जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिल पाए। बिल्कुल, और साथ ही ये भी देखना हो कि अब आगे और क्या कुछ घटनाक्रम इसमें देखने को मिलता है। इसी के साथ में आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप विश्वास को चिटफंड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए तलब किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने अरूप विश्वास को अल्केमिस्ट चिटफंड मामले में पेश होने के लिए कहा है। अरूप विश्वास को ईडी ने आज अपने दिल्ली स्थित कार्यालय में बुलाया है, जहां सूत्रों के मुताबिक विश्वास ने ईडी कार्यालय को एक पत्र भेजकर मांग की है कि उन्हें अपने अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कुछ समय दिया जाए। एक के बाद एक जो टीएमसी के कई नेता हैं वो कानूनी शिकंजे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी आकर जानेंगे कुछ अन्य खबरें। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। नया सवेरा में रुक करते हैं अब अगली बड़ी खबर का। बिल्कुल, जो कि मध्य प्रदेश के ढिंडोरी से आ रही है, जहां पिकअप वाहन के पलटने से 14 लोगों की मौत हुई है। इस हादसे में करीब 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहपुरा में भर्ती करवाया गया। हादसे के शिकार लोग एक गोद भराई कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे। हादसा बिछुआ थाना क्षेत्र में आज तड़के 3 से 4 बजे के बीच हुआ। सीएम ने हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। साथ ही घायलों के इलाज के निर्देश भी दिए हैं। और इसी बड़ी खबर पर फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य, क्या है ये पूरा हादसा और किस तरह से अब जो तमाम परिजन हैं जो घायल है उनकी हालत है? देखिए, बिल्कुल एक दुखद हादसा था। आज तड़के सुबह करीब 3 से 4 बजे के आसपास ये पूरी घटना है। पिकअप वाहन जो है वो बेकाबू होकर पलट गया है और डिंडोरी के बड़झर की बात की जाए तो उस इलाके की ये पूरी घटना है। और इस घटना में 14 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 20 के आसपास लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को स्थानीय सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो मृतक है उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है और 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है। लेकिन ये भी कहा है कि जो घायल हैं उनका सही तरीके से उपचार हो, ये प्रशासन इसका ख्याल रखे और उसको निर्देशित भी किया है। मुख्यमंत्री सीधे मॉनिटर कर रहे हैं सीएम हाउस से ही, अगर देखा जाए तो इस पूरी घटना को। और मंत्री संपत्तियां उइके जो हैं उनको तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने के लिए कहा गया है। वो निकल चुकी हैं अपने आवास से और वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंच रही है। दुखद हादसा है और हादसे की वजह अभी फिलहाल यही सामने आ रही है प्रथम दृष्टया की ड्राइवर हो सकता है कि वो तेज गति से उसको चला रहा था और इस वजह से ही वो अनियंत्रित होकर वाहन पलटा है। तो फिलहाल पुलिस जो है जो घायल है अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनके बयान लेने की कोशिश भी कर रही है, उनसे जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर वजह क्या थी इस पूरे हादसे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमसे साझा करने के लिए आदित्य। और इसी के साथ चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने अवैध खनन मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को अब आज पूछताछ के लिए बुलाया है। अधिकारी ने बताया कि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत जारी नोटिस में एजेंसी ने उन्हें 2019 में दर्ज मामले के संबंध में पेश होने के लिए कहा है। इस धारा के तहत पुलिस अधिकारी को जांच में गवाहों को बुलाने की अनुमति होती है। सीबीआई ने अवैध खनन मामले में 2019 में एफआईआर दर्ज की थी और इसी मामले में सीआरपीसी 160 के तहत गवाह के तौर पर समन करके समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को आज दिल्ली सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया है। आपको बता दें कि यह समन 21 फरवरी को जारी किया गया था और आज की तारीख पर आने के लिए कहा गया था। अब एक बार बात हिमाचल प्रदेश सरकार की भी कर लेते हैं कि क्या वहां अब सब ठीक ठाक है। ये सवाल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के भीतर अभी भी आग सुलग रही है। दरअसल एक तरफ जहां मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले विक्रमादित्य सिंह ने अपना इस्तीफा वापस लेते हुए कहा कि वो अभी इस पर जोर नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित कर दिया है, जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता वो इस्तीफे पर जोर नहीं देंगे, साथ ही आगे का फैसला लेंगे। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष और विक्रमादित्य सिंह की मां प्रतिभा सिंह ने कहा कि जब से सरकार बनी है तब से कुछ बातें ठीक नहीं चल रही। यहाँ तक कि हाईकमान के संज्ञान में ये बात बार बार लाई गई है, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया। अगर पहले बात संभल जाती तो आज ये स्थिति नहीं आती। आपको बता दें कि प्रतिभा सिंह पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी है और विक्रमादित्य उनके पुत्र। और हमारे साथ इस बड़ी खबर पर शिमला से हमारे सहयोगी धर्मप्रकाश जुड़ रहे हैं। धर्मप्रकाश, ये क्या हो रहा है आपके हिमाचल प्रदेश में? कुछ भी ठीक नहीं है। जिस तरह से कल विक्रमादित्य ने पहले आकर साफ तौर पर एक नाराजगी दर्शाई और कहा कि अंदर खाने जो पार्टी है उसमें ठीक नहीं है, जिसका अब वो अपने बयानबाजी से पलटते हुए नजर आए। क्या राजनीतिक करियर को उछाल देने के लिए इस तरह की बयानबाजी की विक्रमादित्य ने?
बिल्कुल आंचल, जिस अंतरकलह की आप बात कर रहे हैं, जिस राजनीतिक उछाल की आप बात कर रहे हैं, वो उछाल काफी पहले आ जाता, क्योंकि जब मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर बीते साल सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुना गया तो उसके बाद काफी ज्यादा तकरार दोनों गुटों में देखने को मिली थी, क्योंकि सुखविंदर सुक्खू और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह में काफी दूरियां हमेशा से सियासी तौर पर रही हैं। और जब सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया, फाइनलाइज किया गया, तो उसके बाद हॉली लॉज में और विक्रमादित्य सिंह और उनकी माता को लेकर उनके जो पूरा खेमा है उसमें काफी ज्यादा अंतरकलह की तस्वीरें उसी वक्त सामने आने लग गई थी। उन्हीं को मनाने के लिए बाद में कैबिनेट में उन्हें एक अच्छा खासा विभाग दिया गया, रैंक दी गई, लेकिन अंतरकलह उसके बाद भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री की दावेदारी भी विक्रमादित्य सिंह उस वक्त भी जताते नजर आए थे। लेकिन अब बीते कल का जो घटनाक्रम पूरा का पूरा रहा है, उसके बाद जग जाहिर एक बार फिर से हो गया है कि प्रदेश सरकार में और प्रदेश कांग्रेस में जो अंतरकलह है वो चरम सीमा पर चल रही है। 8-8.5 घंटे के पूरे इस पॉलिटिकल ड्रामे के बाद, पॉलिटिकल पिक्चर के बाद, शाम को करीब 8-8:30 बजे के आसपास विक्रमादित्य सिंह और राजीव शुक्ला मीडिया के सामने आए और उसके बाद उन्होंने अपने इस्तीफे को वापस लेने का ऐलान कर दिया। साथ ही सरकार के मजबूत होने का भी दावा किया। ये वही विक्रमादित्य हैं जो सुबह 11:30 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक हो गए थे अपने पिता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को याद करते हुए, और प्रदेश सरकार पर उन्होंने जबरदस्त हमला उस दौरान बोला था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा था। लेकिन ऑब्जर्वर वहां पर लगे हुए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि ये जो डैमेज है इसे अब कंट्रोल किया जाए और पार्टी को एक बार फिर से मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया जाए। आंचल जी, क्या ये माना जाए कि अभी फिलहाल स्थिति ठीक ठाक चल रही है हिमाचल प्रदेश में? बिल्कुल, काफी हद तक कह सकते हैं, क्योंकि जो मुख्य जो समस्या थी, मेन जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो उन 6 बागी विधायकों का था जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। लेकिन उनके मामले में अभी भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि एक तो वो पहुंच से बाहर हैं और दूसरा उनको लेकर जो उनके निष्कासन को लेकर जो सुनवाई चल रही है उस पर स्पीकर ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। और ये निष्कासन जो है वो उस व्हिप को लेकर है जो जारी किया गया था कांग्रेस की तरफ से सदन के अंदर बजट को पारित करने के लिए। हालांकि क्योंकि विपक्ष के 15 विधायक सस्पेंड कर दिए गए थे, 10 विधायकों ने खुद ही वॉकआउट कर दिया था, तो सरकार ने बजट तो पारित कर दिया, लेकिन उन 6 विधायकों को व्हिप के वायलेशन के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की गई थी, पिटीशन दायर की गई थी स्पीकर के पास, लेकिन उस पर स्पीकर ने फैसला सुरक्षित रख लिया। तो उस मामले में तो पेच फंसा हुआ है, लेकिन बाकी के 34 विधायक जो कांग्रेस के हैं उनमें जो नाराजगी की बातें चल रही थी उसमें काफी हद तक कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब होती नजर आ रही है। बिल्कुल, तो डीके शिव कुमार को और साथ ही साथ हुड्डा साहब को जिस तरह से संकट मोचक के रूप में वहां भेजा गया, वो कितना संकट जो है बचा पाते हैं इस पार्टी को 2 फाड़ होने से, ये आगे अभी और वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया धन प्रकाश उन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 9 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। NPS भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने NPS अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का नया सवेरा में। बढ़ते आगे और अगली खबर का रुख करते हैं। बिल्कुल, तो बात करते हैं चुनाव आयोग की, जिसका एक दल उत्तर प्रदेश में आज से लोकसभा के चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने वाला है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग का दल 3 दिन के दौरे पर आज लखनऊ पहुंचेगा। आयोग आज प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों पर उनके सुझाव और शिकायतों को लेंगे और चुनाव आयोग इसके बाद प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा, पुलिस के नोडल अधिकारी, केंद्रीय सुरक्षा बलों के नोडल अधिकारियों के साथ चर्चा करेगा। चुनाव आयोग कल यानी 1 मार्च को प्रदेश के अलग अलग मंडलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा करने वाला है। 2 मार्च को योजना भवन में सुबह 9:30 बजे से प्रवर्तन एजेंसियां, आयकर, आबकारी, नारकोटिक्स, जीएसटी आदि के अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग चर्चा करेगा। दोपहर में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ भी बैठक होनी है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में लखनऊ से हमारे संवाददाता विकास सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। विकास, सुप्रभात आपको। जिस तरीके से 3 दिनों के दौरे पर है इस वक्त चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश में, क्या कुछ खास? जी बिल्कुल, चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश के दौरे पे है और 3 दिनों में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर तमाम अहम बैठक होंगी। उत्तर प्रदेश अपने आप में बेहद ही खास है। 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है, तो बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश। उसी लिहाजे से तैयारियां भी उतनी दुरुस्त होनी चाहिए। इसके मद्देनजर आज सीओ के साथ, नोडल अधिकारियों के साथ बैठक है और इसके साथ साथ कल और परसों अगले दोनों दिन तमाम अहम बैठकें होंगी। इसके बाद पूरी बैठकों का ब्यौरा चुनाव आयोग के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया भी जाएगा मीडिया को। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले जो पुनरीक्षण कार्यक्रम चला, राजनीतिक दलों की जो भी शिकायतें थी, चुनाव आयोग के द्वारा उनका प्रॉपर निस्तारण किया गया। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत लंबित नहीं है। उसके मद्देनजर आज शाम को राजनीतिक दलों के साथ जो बैठक होगी, तमाम सारे सुझाव आ सकते हैं, क्या कुछ नया किया जा सकता है, क्योंकि वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए, मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तमाम सारे प्रयोग जो निर्वाचन आयोग करता है। सबसे बड़ी बात होती है उसकी जिम्मेदारी शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव और जन भागीदारी उसमें 100% हो। उसके मद्देनजर ये बैठक बड़ी अहम हो जाती है। किस तरीके से और कैंपेन चलाया जाए, मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए कि वे अपने मताधिकार, लोकतंत्र के महापर्व में अपना सबसे महत्वपूर्ण अधिकार का प्रयोग करें मतदाता। इसके मद्देनजर काफी अहम बैठक है। तमाम सारी चूंकि 80 लोकसभा जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है, तो उसके मद्देनजर तमाम सारी चीजें होती हैं, चाहे पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक, बुंदेलखंड से लेकर तमाम जगहों पर क्या कुछ जरूरतें होती हैं, कौन से बूथ संवेदनशील होते हैं, इन सब चीजों को देखा जाता है। उसके मद्देनजर ये काफी बैठक अहम हो जाती है। तमाम सारी राय लेंगे, उसके मद्देनजर यहाँ पर तमाम सारे निर्णय लिए जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास, लखनऊ से इन तमाम जानकारियों को लेकर हमसे जुड़ने के लिए। और आइए अब रुख करते हैं झारखंड का, जहां पर क्या कुछ खास है। बिल्कुल, झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड के जामताड़ा में कल झारिया रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि ये घटना उस समय हुई है जब गाड़ी संख्या 12254 कल झारिया रेलवे स्टेशन के पास खड़ी हुई थी और इसी बीच अपलिंक में आ रही आसनसोल जसीडीह मेमू ट्रेन के आने से ट्रैक पर चल रहे 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद रेलवे ने इस मामले में 3 सदस्यीय जांच समिति भी गठित कर दी है और अब इस मामले में ये तीनों सदस्य अपने अपने स्तर पर जांच करेंगे और रिपोर्ट देंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि झारखंड के जामताड़ा जिले में एक रेल दुर्घटना में अनेक लोगों की आकस्मिक मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखदायी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति गहन संवेदनाएं व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जामताड़ा में हुई रेल दुर्घटना पर दुख जताया। प्रधानमंत्री कार्यालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की एक पोस्ट में कहा गया कि झारखंड के जामताड़ा में हुए हादसे से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। साथ ही ये भी कहा गया कि घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करता हूं। और ऐसी फोन लाइन पर इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ कौशिक मित्रा साहब, CPRO ईस्टर्न रेलवे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक साहब सुबह सवेरे जुड़ने के लिए।
जिस तरह से दर्दनाक हादसा सामने आया है, क्या मुख्य वजह सामने आई है इस पूरे हादसे को लेकर? नमस्कार। ये जामताड़ा में जो घटना घटी कल शाम को, ये र्यूमर ही ज्यादा था, घटना ऐसा बहुत सीरियस कुछ नहीं था। किसी कारणवश हमारा जो 12254 अंगद एक्सप्रेस है जो बेंगलोर जाने वाली आसनसोल के नजदीक जामताड़ा स्टेशन में किसी कारणवश रुक गया। तो ये एक घटना था जी। अभी उसी का बगल में एक ट्रैक था, रेलवे ट्रैक, उसी का ऊपर से जा रहे थे दो आदमी, वो भी 2 किलोमीटर की दूरी में। अंगद एक्सप्रेस जहाँ खड़ी थी उससे 2 किलोमीटर दूरी में दो आदमी जो ट्रैक में जा रहे थे, जो ट्रैक में चलना इलीगल है, हम लोग सब जानते हैं जी। वो दो आदमी रानोवार हुए जामताड़ा के आसपास। अभी एक न्यूज आ गया, बाहर में एक न्यूज फैलाया गया, जानबूझ के फैला गया, मैं ये तो बोलूंगा ये जानबूझ कर फैला गया, जो 12 आदमी का मौत हो गया है। ये गलत है, ये गलत है। 2 ही आदमी का मौत हुआ, और वो भी 2 आदमी जो ट्रैक में चल रहा था, पैदल चल रहा था। इस अंगद एक्सप्रेस से रानोवार का कुछ संबंध नहीं है। ये दूसरा घटना है, ये दूसरा घटना है। अंगद एक्सप्रेस रुक गए थे किसी कारणवश, बस 2 आदमी जो ट्रैक में चल रहे थे वो लोग अपना गलती से ही ट्रैक में चल रन ओवर हो गया। इसमें रेलवे का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट डेथ इज वेरी पेनफुल। कोई भी दुर्घटना घटे ये बहुत दुखजनक बात है। तो हम लोग एक 3 मेंबर कमेटी बैठाए हैं, जांच कमेटी बैठाए हैं, वो लोग जांच करेंगे पूरा घटना को, और ये इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी सबके नजर में आ जाएगा। मित्र साहब, जिस मेमो ट्रेन का जिक्र किया जा रहा है उसको लेकर क्या जानकारी देंगे आप? मेमो ट्रेन का तो कोई गलती नहीं है, उन्होंने शाम के टाइम में उन्होंने हॉर्न भी दिया, लेकिन वो आदमी 2 आदमी जो चल रहे थे उसको मैंने सुना नहीं, रन ओवर हो गया। ये सही में दुखदायी घटना है, बट ये घटना घटी है। मित्र साहब, क्योंकि जिस तरह से कई बार इस तरह के आंदोलन, इस तरह की बातें सामने आती हैं कि लोगों से कई बार जागरूक करके ये कहा जाता है कि भाई आप रेलवे ट्रैक को क्रॉस ना कीजिए। रेलवे की भी बहुत अहम जिम्मेदारी होती है इसको लेकर, लेकिन फिर भी अपनी जान को जोखिम में डालकर लोग समय बचाने के लिए बिना देखे रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हैं। नहीं, क्रॉसिंग नहीं था, ये लोग उसी लाइन में ट्रैक पे चल रहे थे। क्रॉसिंग तो दूसरा चीज होता है, वो भी हम लोग सावधानी का जन सचेतन हम लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रैक में चल रही थी, शाम के टाइम में था। तो ये घटना जो हुआ ये बहुत ही दुखदायक हुआ, हम लोग जांच कर रहे हैं। तो ये जो र्यूमर था ट्रेन में आग लग गया या 12 आदमी का मौत था, ये सब र्यूमर था, ये कोई घटना ऐसा नहीं घटी। जो घटना घटी है 2 आदमी का मौत हो गया, वो लोग ट्रेन से, वो लोग पैदल चल रहे थे ट्रैक के ऊपर, बस सही घटना हुई। हम लोग जांच कमेटी बैठाए हैं, देखते क्या होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक मित्रा साहब इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। CPRO ईस्टर्न रेलवे के थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस घटना से रेलवे को भी दुख है, जिन 2 लोगों की जान गई है, लेकिन तमाम जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर, उनसे दूरी बनाकर रखें, वो सच नहीं है। बिल्कुल, और इसी के साथ में चलिए अब नया सवेरा के अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं, जो है हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां। और अखबारों की दुनिया से तमाम बेहतरीन खबरें समेट कर लाई हैं हमारे लिए संध्या शर्मा। संध्या, ओवर टू यू। अखबारों की सुर्खियों की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का तमिलनाडु का दौरा आज के सभी अखबारों में सुर्खियों के साथ प्रकाशित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कल इसरो के नए प्रक्षेपण परिसर का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया और 9 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि भी मिली। तो ये खबर आज सभी प्रमुख अखबारों में प्रकाशित की गई है। साथ ही उन्होंने DMK पर जो जोरदार हमला बोला वो भी आज अखबारों में हमें देखने को मिला है। इसके अलावा हरिभूमि अखबार ने आज पहले पेज पर भाजपा की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने की आज संभावना इस खबर को लिया है और बताया कि आज केंद्रीय समिति की ये बैठक हो सकती है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार अब कमर कसकर मैदान में है और प्रत्याशियों के चयन की सूची जल्द ही जारी की जा सकती है। तो इसको लेकर के आज बैठक होने की संभावना इस खबर को लिया गया है। इसके अलावा एक और खबर की बात करें तो एक राष्ट्र एक
नेक चुनाव को लेकर के जो लंबे समय से कवायद चल रही है, इसको लेकर के विधि आयोग कर सकता है सिफारिश। आपको बता दें कि संविधान में संशोधन कर 2029 में एक साथ चुनाव कराए जाने की संभावना और भी प्रबल होती जा रही है। इस खबर को भी आज अखबारों ने लिया है। इसके अलावा गंगा की तर्ज पर देश की 6 विशाल नदियों का होगा कायाकल्प, इस खबर को भी आज प्रमुखता के साथ अखबारों में लिया है। आपको बता दें कि 6 नदियों के बेसिन प्रबंधन की जिम्मेदारी 12 तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को सौंपी गई है और इसके लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस दौरान मौजूद रहे और ये अनुबंध किया गया। इसके अलावा एक और खबर आपको बता दें कि कट्टरपंथी कंटेंट, साइबर क्राइम, संगठित अपराध और ड्रग्स ट्रैफिकिंग समेत सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मसलों पर भारत और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच कल दिल्ली में बातचीत हुई सिक्योरिटी डायलॉग के तहत, और भारत ने स्पष्ट यूएस से कहा कि अपने यहाँ से अलगाववादी रोके। इसके अलावा क्या कुछ अहम रही इस बात में, इस चर्चा में क्या क्या मुख्य बिंदु रहे, वो भी आज अखबारों में हमें देखने को मिले हैं। और चलते चलते एक और खबर की बात करें तो अफगानिस्तान में भारत का सलमा डैम, भारत ने भेजी तकनीकी टीम, ये हेडलाइन के साथ आज खबर हमें देखने को मिली है। आपको बता दें कि इस डैम का नाम अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम रखा गया है और करीब 8 साल पहले भारत ने हेरात के पास सलमा डैम बनाया था और इसको देखने के लिए भारत के इंजीनियर जो है वो काबुल पहुंच चुके हैं। तो इस खबर को भी आज प्रमुखता के साथ अखबारों में लिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, इतनी सारी खबरों को बेहद ही कम समय में हमारे दर्शक तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, और अब खबरें सिने जगत से। गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 पायलटों के नामों की घोषणा के बाद मलयाली एक्ट्रेस लीना ने ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर के साथ अपनी शादी की अनाउंसमेंट की। उन्होंने बताया कि प्रशांत के साथ बीती 17 जनवरी को ट्रेडिशनल सेरेमनी में हुई अरेंज मैरिज। आमिर खान ने फैंस को अपने कमबैक करने की गुड न्यूज दी है। आमिर जल्द ही फिल्म तारे जमीन पर 2 से वापसी कर रहे हैं। फिल्म दुकान का ट्रेलर हुआ रिलीज, जिसमें सरोगेसी का व्यापार को दिखाया गया। फिल्म के ट्रेलर में गुजरात के एक गांव की कई महिलाएं एक साथ नजर आ रही हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दिनों फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के प्रमोशन में लगे हैं और इसी बीच अक्षय उदयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक हॉस्टल में बच्चों से मुलाकात की और फिर 1 करोड़ रुपए की धनराशि दान देने का ऐलान किया। टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई पिछले कुछ समय से टीवी से दूर, ऐसे में उनके फैंस उन्हें स्क्रीन पर काफी मिस कर रहे हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने बताया कि वो जल्दी किसी बड़े प्रोजेक्ट के साथ करेंगी वापसी। और वहीं आपको बता दें कि साल 2024 के दूसरे महीने यानी फरवरी में आज आखिरी दिन है और ये साल लीप ईयर है, यानी इस दौरान फरवरी के महीने में एक अतिरिक्त दिन जुड़ जाता है। फरवरी में इस बार 28 की जगह 29 दिन है, वहीं साल में 365 की जगह 366 दिन होंगे। आइए जानते हैं लीप ईयर 4 साल में ही आखिर क्यों आता है। हर 4 साल में हमारे कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, जिससे फरवरी महीने में एक अतिरिक्त दिन जुड़ जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है और इस अस्थायी परिवर्तन का क्या कारण है? इस पूरी घटना का मुख्य बिंदु पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाना है। पृथ्वी की कक्षा समय बीतने के साथ पूरी तरह से संरेखित नहीं है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर अपनी यात्रा पूरी करने में लगभग 365.25 दिन लगते हैं, न कि 365 दिन जिनकी हम अपेक्षा करते हैं। बहुत समय पहले प्राचीन सभ्यताएं इसका कारण पता करने में लगी हुई थीं और सोलर ईयर को चंद्र और मौसमी चक्रों के साथ समेटने के लिए विभिन्न तरीके इजाद कर रही थीं। वर्ष 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर में हुए बदलाव में लीप वर्ष की अवधारणा पेश की गई। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक हर 4 साल में एक अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता है। यह दिन फरवरी में जुड़ता है, जिससे ये महीना 28 दिन की बजाय 29 दिन का हो जाता है। इस जोड़े गए अतिरिक्त दिन को लीप डे और इस साल को लीप ईयर कहा जाता है। आसान शब्दों में जाने तो जिस साल को 4 से भाग देने पर शेष 0 आता हो वो लीप ईयर होगा।
मौजूदा साल यानी कि वर्ष 2024 को 4 से भाग देने पर शेष 0 आता है। ऐसे में ये लीप ईयर है। साल 2004 और फिर उसके बाद से 21वीं सदी में हर चौथा साल लीप ईयर रहेगा। साल 2024 लीप ईयर है, यानी अगला लीप ईयर वर्ष 2028 होगा, उसके बाद वर्ष 2032। अगर हर 4 साल में लीप ईयर न फॉलो किया जाए तो हम समय चक्र से आगे निकल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और संदेश खाली से ही एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरह से जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैं हमेशा मानता आया हूं, उसकी जो गिरफ्तारी है उस पर राज्यपाल सीवी आनंद ने कहा कि हर एक घनघोर रात के बाद सुबह होती है और अब हम ये मानकर चल सकते हैं कि जो कानून व्यवस्था है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो उसकी नई सुबह आज बंगाल से हुई है। यही लोकतंत्र है। हमने इसका इंतजार किया, लेकिन जिस काम को किया जाना था वह हुआ है। हर किसी के लिए ये एक सबक है। हम आशा करते हैं कि कानून व्यवस्था की नई सुबह जो बंगाल में है, मुझे खुशी है कि अच्छी चीजें हो रही है। लगातार देखा था हमने कृतिका की राज्यपाल से कई बार जो भाजपा के कई नेता हैं पश्चिम बंगाल में, वो उनसे मिले थे। उन्होंने बताया था कि किस तरह से चरमराई हुई है कानून व्यवस्था, लेकिन आज का दिन कानून व्यवस्था के लिहाज से नई सुबह के रूप में बंगाल के, जिसका जिक्र प्रसन्नजीत भी कर रहे थे कृतिका। बिल्कुल, साथ ही देखा जाए तो नए सवेरे तो हुआ ही है, लेकिन साथ ही अब देखना होगा कि आगे और क्या कुछ घटनाक्रम पूरा इसमें देखने को मिलता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। तो शारदा की गिरफ्तारी पर जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, उन्होंने एक सकारात्मक बयान दिया। उन्होंने कहा कि आशा करते हैं कि कानून व्यवस्था की नई सुबह बंगाल में होगी और ये हर किसी के लिए एक सबक है। देखिए, हर एक जो वाक्य है उसके पीछे के मतलब को समझना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से लगातार ये भी बातें सामने आई कि एक संदेश खाली नहीं है, बहुत से संदेश खाली पश्चिम बंगाल में फल फूल रहे हैं, तो ये उनके लिए एक सबक है। शारदा की गिरफ्तारी पर जो राज्यपाल है, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के लिए ये एक नई सुबह है। आइए सुनते हैं कि क्या कहा राज्यपाल ने। Light at the end of the tunnel. That is democracy. We waited, but the deed has been done. This is a lesson to everyone. Now let's hope new dawn of lawfulness will come back to Bengal. और इसी के साथ हमारे आज के इस नया सवेरा के खास अंक में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं मौसम के हालचाल के साथ। नमस्कार। नमस्कार। नया